मैं शिखा मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी क्लास में। तो भैया जल्दी जल्दी से आप सभी एक बार इस सेशन से जुड़ जाएं और दूसरों को भी ये सेशन शेयर कर दें, क्योंकि बच्चों मैं आपको बता दूं यह सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जहां पर आपको छोटी छोटी मतलब आपको एक पूरी क्लास ना मिल पाए बेशक, लेकिन छोटी छोटी आपको कॉन्सेप्ट्स मिलते जाएंगे जो कि आप लोग ढूंढते फिरोगे कि हाँ इसका अर्थ क्या होता है, हमको क्यों नहीं आज तक पता था। तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करेंगे, हम जरा इन टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं। तो आप सभी बहुत ध्यान से इस टॉपिक को समझ लेंगे। मैंने यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया होगा, हमारे थंबनेल से भी आपको पता चल गया होगा, और यहाँ पर आपको भैया लिखा हुआ जो दिख रहा है इसको समझते हैं कि र के रूप को हमें समझना क्यों आवश्यक है। सबसे पहली चीज मैंने यहाँ पर लिखा र पर मात्रा कैसे लगती है, ऊ की मात्रा कैसे लगती है। तो बच्चों को यही नहीं पता होता है। जैसे मैं बोलूं छोटे ऊ की मात्रा लगा के बताओ कैसी होगी, और मैं आपसे बोलूं कि र पर बड़े ऊ की, आपकी भाषा में हमारी भाषा में मुझसे बोलते हैं दीर्घ और ह्रस्व, तो ये ह्रस्व हो गया। और यहाँ पर मैं कहूँ कि दीर्घ ऊ की मात्रा कैसे लगेगी जरा ये बताओ। तो बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं ये तो हमको पता ही नहीं है यार। कुछ बच्चे तो बता देते हैं उत्तर, लेकिन बहुत बच्चों को ये क्लियर नहीं होता, और यह गलती आपकी संधि में आपको क्या कर लेगी, आपके नंबरों को ले डूबेगी। जरा देखिए बच्चा, जब ये हुंडी ऐसे रहती है, जब ये गोल नहीं होती, तब वहां पर र पे छोटे ऊ की मात्रा होती है, और जब हुंडी पूरी गोल हो जाती है, जब ऐसे गोल हो जाती है, तब ऊ की बड़ी मात्रा लगती है। इसी को कहते हैं हम मात्राओं को समझना। यदि आपसे पूछ लिया जाए संधि में कि गुरु धन उपदेश, मैं यहीं पे लिख देती हूं गुरु धन उपदेश का संधि क्या होगा, तो बच्चा ना नहीं याद रख पाता कि जो उसका उत्तर आएगा उसमें गुरु कैसा लिखा जाएगा, ऐसे लिखा। देखो अभी यहाँ पर ऐसे है, ये मात्रा का ही डिफरेंस होता है, और प्रदेश ये हो जाता है। तो बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है। बच्चा हमको यही कंफ्यूज नहीं होना है, इसको समझ लेना है कि ऐसे इसकी मात्रा लगती है और ऐसे इसको लिखा जाता है। चलिए जरा एक चीज और हम देख लेते हैं, एक चीज को और हम समझ लेते हैं। यहाँ पर तो हमने र के रूप को समझा है, र की मात्रा को समझा है। अब हम समझेंगे कि भैया र के रूप को क्यों बनाया गया, इसको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए हम यहाँ पर बात करेंगे पाई की। बात किसकी करेंगे बच्चा, पाई की। पाई क्या होता है, देखिए हिंदी के अंदर क्या कहा गया कि कुछ शब्द, हिंदी के अंदर ये कहा गया कि कुछ शब्द संस्कृत से लेकर आए गए। तो संस्कृत, अब हम सबको पता है कि हिंदी कहाँ से आई है, संस्कृत से उठाकर लिख दी गई। अब संस्कृत से जैसे शब्दों को लिया गया और ऐसे लिखा गया, तो हमारी हिंदी को लगा कि अगर हम अपना रूप परिवर्तन नहीं करेंगे तो बच्चों को या लोगों को कैसे लगेगा कि हिंदी अलग है और संस्कृत अलग है। कहने का अर्थ समझिए, जैसे कि आप कभी लिख रहे हैं यहाँ पर मिट्टी, ठीक है, एक जैसे हम ऐसे लिखते हैं मिट्टी, ठीक है। एक मैं यहाँ पर लिख दूं, जैसे मुझे लिखना हो कार्य, ठीक है, मैं ऐसे लिखूं। हालांकि आप लोग ऐसे लिखते नहीं हो, लेकिन अगर ऐसे लिखा जाए, है ना, ऐसे लिखा जाए, या धर्म ऐसे लिखा जाए, तो फिर ऐसा लगेगा कि यह शब्द किसका है, यह शब्द किसके हैं, संस्कृत के हैं। तो भैया क्यों लग रहे थे, क्योंकि हम यहाँ पर किसका कर रहे हैं, हलंत का प्रयोग कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं, हलंत का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके कारण यह हिंदी हमारी कैसी लगेगी, संस्कृत की जैसे प्रतीत होगी। इसलिए इसका रूप परिवर्तन करना आवश्यक हुआ। तो अब कहा गया रूप परिवर्तन कैसे किया जाए। उन्होंने कहा हिंदी जब निर्माण हो रही होगी तब बताया गया, समझाया गया कि चलिए रूप परिवर्तन करना सीखते हैं। कहा गया यह हलंत का मतलब क्या होता है, पहले तो ये जान लो हलंत कहाँ लगता है और हल का चिन्ह कहाँ लगता है। मैंने आप सभी से कहा था ना कि मैं हलंत और हल के अंदर भी आपको क्या बताऊंगी कि इनमें भी डिफरेंस होता है, और आज उस डिफरेंस को देखते हैं। बच्चा देखिए, जब भी शब्द के अंत में जैसे हम नमः लिखे, मान लीजिए मैं ऐसे लिखती हूँ, ठीक है, इसके पीछे लगा रही हूं, तो यह क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी हलंत। ये क्या कहलाएगी, हलंत। ऐसे ही मैंने एक शब्द लिखा, एक शब्द मैंने ऐसे लिखा मनस, मैंने लिखा मनस, ठीक है, तो ये जो अंतिम में लगी ये क्या कहलाई, हलंत कहलाई। वहीं पर जैसे यहाँ पर मैंने मिट्टी लिखा और यह क्या कहलाएगा, हल का चिन्ह कहलाएगा। अब आप कहोगे मैडम हमको ये बात समझ में नहीं आई, एक जगह पर हलंत और एक जगह पर हल, ये क्या है तो एक ही रूप,
बिल्कुल सही कह रहे हो। जब भी ये हलंत का जो चिन्ह है, ये वाला जो चिन्ह है, ये जो चिन्ह है यदि शब्द के अंत में लगता है तो वह हलंत कहलाता है। देखो अंत में लग रहा है हल्का चिन्ह, इसीलिए हलंत कहलाता है। लेकिन यही हल्का चिन्ह जब शब्द के बीच में लगता है तो वह क्या कहलाता है? हल्का चिन्ह कहलाता है। फिर आप कहोगे इन दोनों को अलग करने की आवश्यकता क्या पड़ी? तो हम जानते हैं क्यों करी आवश्यकता पड़ी, कि जब भी हलंत लगेगा वह संस्कृत का शब्द होगा, और जब भी यह हल्का चिन्ह लगेगा वह हिंदी का शब्द होगा। कहेंगे मैडम कैसे? अब इसको हम समझते हैं, इसको देख लेते हैं कैसे। मैं एक चीज समझाती हूं आपको। पाई, मैं आपको यहां पर पाई समझा रही थी ना, जरा पाई को देख लेते हैं। पाई को हिंदी में कहा गया कि संस्कृत से शब्दों को हिंदी में लाएं तो उनको परिवर्तित करें, इस हल्के चिन्ह को हटा दो। हल्का चिन्ह हटाओगे तो हिंदी का शब्द बन जाएगा। अब उन्होंने कहा अगर हम हलंत हटा दें, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखना हो, जैसे मान लीजिए मुझे क्या लिखना हो और मैं क्या ऐसे लिख दूं, क्या मैं ऐसे लिखूं, तो उन्होंने कहा यदि हलंत हटा दो, अगर हलंत हटा दिया तो क्या बन जाएगा? कया। और कया का अर्थ नहीं, हम बोल क्या रहे हैं? क्या, और ये लिखा क्या है? कया। फिर उन्होंने कहा अगर हम ऐसा लिख देंगे इसका मतलब इसमें स्वर जुड़ जाएगा, क्योंकि हमने बताया था, हमने वर्णमाला में ये बात पढ़ी थी कि जब भी हलंत का चिन्ह लगता है तो अक्षर आधा होता है, वर्ण आधा होता है, उसमें स्वर नहीं होता। तो ऐसा लिखने का मतलब उसमें स्वर लगा देना, क्योंकि जब भी किसी अक्षर में कोई मात्रा नहीं दिखाई देती है तो उसमें अस्वर छुपा होता है। तो यहाँ पर क्या आ गया? अ मिल गया। अब कहा गया कि फिर क्या किया जाए, ऐसा क्या तरकीब निकाली जाए कि भैया हमारा क्या हो जाए? हलंत भी हट जाए और अर्थ भी वही बना रहे। हलंत भी हट जाए, संस्कृत से हमारे शब्द हिंदी के लगने लगे, और क्या हो जाए? अर्थ भी हमारा कुछ वही निकले जो हम बोल रहे हैं। तो उनको उसके लिए लाया गया पाई का। पाई का अर्थ समझाया गया। जरा देखिए पाई का अर्थ क्या समझाया गया। कहा गया कि जब भी जिस शब्द के अंदर पाई है, कि पाई का मतलब हो गया, मान लीजिए आप सहारा, पैर, जैसे कि जिस अक्षर वर्ण के पास पैर हैं उसके पास पाई होगी। जैसे जरा देख लीजिए, मैंने यहाँ पर क लिखा, तो क के पास क्या है? ये डंडी है ना, इस डंडी को क्या बोलेंगे? पाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पाई बोलेंगे। जैसे कि मैंने ग लिखा, तो इस ग में ये क्या है? पाई है। पाई है ना। अच्छा, मैंने यहाँ पर च लिखा, इस च में ये क्या है? पाई है। ठीक है, तो ये कहा गया कि जिसके पास पैर है उसको आप आधा लिख दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक, और जिनके पास पाई नहीं है उनका क्या किया जाएगा? जरा देखो, जैसे ट, अब ट के पास पाई नहीं है, अब कहा कि ट को यदि हम आधा लिखने चले तो ट के पास कुछ नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि आधा लिखने का मतलब ऐसे करके छोड़ दो, ये कोई अर्थ दे रहे हैं हमको? नहीं दे रहे। यदि ड में देखो क्या पाई है? ड में देखो पाई है? नहीं है ना। छ में पाई है? नहीं है। पाई मतलब डंडा है क्या? नहीं है। ऐसे ढ में पाई है क्या? नहीं है। अब इस ड को आधा करना चाहे तो क्या बन जाएगा? ट बन जाएगा। और इसको छोटा ऐसे करें तो फिर ड भी एक ही रूप ले लेगा, ट भी एक रूप ले लेगा। कहने का अर्थ इन सब को जिनके पास पाई नहीं है, जिनके पास पाई नहीं है, जिनके पास पाई नहीं है, उनके साथ हल्का चिन्ह लगाया जाएगा। हल्का चिन्ह लगाया जाएगा। क्लियर है बच्चा? इसको और थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब देखो, आप क को आधा लिख सकते हैं ऐसे, है ना। ग को आधा लिख सकते हैं, घ को आधा लिख सकते हैं, च को आधा लिख सकते हैं, न को आधा लिख सकते हैं, म को आधा लिख सकते हैं, है ना। इसी तरीके से आप य को आधा लिख सकते हैं, लेकिन देखिए ट को नहीं लिख सकते। मैं अगली स्लाइड पर एक थोड़ा सा पाई वाला और बिना पाई वाला, पाई को मैं इसको थोड़ा सही से बता देती हूँ। जिनके पास पाई है उसमें हल्के चिन्ह को हटाकर उस वर्ण को आधा लिख दिया जाएगा। उस वर्ण को
उस वर्ण को आधा लिखा जा सकता है, आधा लिखा जा सकता है। क्लियर है बच्चा? ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बात बताई। जैसे कि क, ठीक है, ग, घ, न, ठीक है, म, इस तरीके से आप इनको आधा लिख सकते हो। लेकिन जिन वर्णों में पाई नहीं है, वर्णों में पाई नहीं है, उन्हें आधा करके, आधा अर्थात हल का चिन्ह लगाकर लिखा जाएगा, लिखा जाएगा। देखिए जरा कैसे, जैसे कि ट है, र है और आपका ढ हो गया, है ना, ऐसे इन सबको क्या करा जाएगा, हलंत लगाकर। जैसे एक अंगह देख लो, इसीलिए आप वांग्मय में अंगह को ऐसे लिखते हैं। तो ये दो बातें बताई गई, इसको आप समझ लीजिएगा ध्यान से कि मैडम ने क्या बात समझाई है। अब जरा देखिए कि हमने सबकी देख ली, तो इसी में एक रूप आया, र का, इसी में एक रूप आया किसका, र का, र। अब र का क्या है, जब भी र आधा होगा तो इसने क्या कहा कि अब र के नीचे हम ऐसे डंडा लगा के लिखे ना तो मुश्किल हो जाएगा, बड़ा अटपटा लगेगा। फिर कहा कि अच्छा ठीक है, चलो इसका क्या करते हैं, रूप परिवर्तन करवा देते हैं। क्योंकि जितने भी पंचमाक्षर थे उनकी तो बिंदी बना दी गई, जितने भी अंग थे, है ना, ण था, इसको क्या करा गया, बिंदी बनाकर जिसके पास डंडी थी उसको आधा करके लिख दिया गया। लेकिन ऐसे ही र बचा, र क्या कहा गया, अच्छा ठीक है, इसके नीचे हमें हलंत भी ना लगाना पड़े, हल्का चिन्ह भी ना लगाना पड़े और इसका रूप परिवर्तन कर दिया जाए। तो कहा गया कैसे रूप परिवर्तन होगा, तो जरा देखते हैं। अब र का रूप समझना है। र का रूप समझने से पहले मैं दो सवाल आपसे पूछूंगी, आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि हाँ, यहाँ अगर आपसे मैं सुन पाती ना तो आप लोग इसका कई बार ना गलत उत्तर दे देते हैं। जरा देखिए, जब आपसे मैं पूछती कि बताओ होमवर्क को हिंदी में क्या कहा जाता है, आप बोलते मैडम गृह कार्य। मैं आपसे कहती कि आप बताइए मदर टंग को क्या कहा जाता है, आप बोलते हैं मातृभाषा। मैं कहूंगी क्या आप जो बोल रहे हैं मैं वो लिख के दिखाऊं, कहेंगे जी। मैंने जैसे ही लिखा गृह कार्य और यहाँ पे लिखा मैंने मातृभाषा, अब आप तुरंत बोलेंगे मैडम हमने ये बात तो नहीं कही थी। तो बच्चा जो आपने कहा वही मैंने लिखा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गृह नहीं होता है, गृह कार्य होता है। क्या होता है बच्चा, गृह कार्य। और मातृभाषा नहीं होता है, मातृभाषा होता है, क्योंकि आप जो बोलेंगे वही लिखा जाएगा। अब आपने ग्रह बोला तो ग्रह का मतलब होता है प्लैनेट, और अगर आपने मातृ बोला तो मातृ मतलब होता है कुछ, मातृ का मतलब होता है माता और गृह मतलब होता है घर। तो जो आप बोलेंगे वही लिखेंगे। अब आप सोचिए ये गड़बड़ कहाँ हो रही है। देखिए एक यहाँ पर यह क्या है आपका, यहाँ पर देखिए ये, इसको देखो जरा, इसको देखो, यहाँ पर इसको देखो जरा, ये है, इनमें अंतर समझते हैं, इसको अंतर समझते हैं। एक क्या है, एक आपका क्या है, एक आपका री की मात्रा है। क्या है, री की मात्रा है। तो हमेशा मात्रा किसकी लगती है, मात्रा हमेशा किसकी लगती है, केवल स्वर की मात्राएं होती हैं, केवल स्वर की मात्रा होती है और व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती। क्योंकि बच्चा सिर्फ और सिर्फ स्वरों को, उनकी मात्राओं को वर्ण विन्यास समझाया गया ना, वर्ण विन्यास आपको बताया था मैंने कि यदि हम लोग शब्दों को खोल कर लिखने लग गए ना तो एक पत्र ग्रंथ बन जाएगा। इसीलिए स्वरों की क्या बना दी गई, मात्राएं, ताकि जो शब्द है वो छोटे हो जाएं। तो सिर्फ मात्रा किसकी बनेगी, स्वर की बनेगी, व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती है। तो केवल मात्रा किसकी होगी, स्वर की। तो री क्या है, एक स्वर है, री क्या है, एक स्वर है, तो स्वर की ही केवल मात्रा होगी, व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होगी। तो यहाँ पर यह सब क्या है, यह स्वर है, यहाँ पर यह क्या है, स्वर है, इसकी मात्रा होगी। तो मैं आप सभी से एक प्रश्न करूं, यदि आप सभी से एक प्रश्न करूं कि बच्चा बताइए कि यहाँ पर मैंने कार्य लिखा, ट्रक लिखा और ग्रह लिखा, बताएं कि यह सब क्या है,
यह सब क्या है? तो बच्चे छूटते ही कहते हैं मैडम ये तो मात्राएं हैं। तो मैं आपको बता दूं, यदि आपके कुल 13 स्वर है, जिसमें से हम कुल 11 स्वर की बात करते हैं, यदि 11 स्वर है तो मात्राएं केवल 10 होंगी, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती है। तो क्या हो जाएगा, 10 मात्राएं हैं और यह किसी भी मात्रा में नहीं आता। आ की मात्रा, ई की मात्रा, उ की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अंग की मात्रा, अह की मात्रा, अंग और अह को भी अगर हम जोड़ दें तो भी इसकी मात्राएं यहाँ पर नहीं आती हैं। तो फिर यह सब क्या है? तो इनको आज अपने दिमाग में बैठा लेना, इनको मात्रा नहीं कहा जाता, इन्हें र का रूप कहा जाता है। इन्हें सबको क्या कहा जाता है? र का रूप कहा जाता है। समझ में आ गई बात? आ गई समझ में? क्लियर हो गई इस चीज को? अब हम ये समझेंगे कि इन र के रूप को लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी, और री में और र में अंतर अब स्पष्ट आ जाएगा कि री क्या है। री मात्रा है, री मात्रा है और स्वर की ही केवल मात्रा, स्वर ही की केवल मात्रा होती है, केवल मात्रा होती है। व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती। व्यंजन है मात्रा है केवल, और व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है बच्चा, इसको समझ जाना, कोई मात्रा नहीं होती। चलिए जरा आगे देख लेते हैं। ये तो हमने समझ लिया, अब जरा आगे देख लेते हैं। ये तो री की मात्रा का समझ में आ गया कि री की मात्रा ऐसे लगाई जाती है, पैरों में जुड़ती है, और इसका उच्चारण री होता है, र नहीं होता। इसे री करके बोला जाता है। समझ में? चलिए अब जरा र के रूप को अब डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो र के रूप बच्चा जो होते हैं वे 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक हो जाता है आपका रेफ वाला र। क्या हो जाता है? रेफ वाला र। अब रेफ वाला र क्या होता है जरा देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कार्य, मैंने यहाँ पर लिखा धर्म, और मैंने यहाँ पर लिखा चर्म। इसको समझ लेते हैं क्या है ये। देखिए आप कुछ मत कीजिए, इन तीनों मतलब यहाँ पर र का आपको चरण सुनाई दे रहे हैं। आप क्या कीजिए, क में भी अ लगा, क में तो आ लगाइए, र में भी अ लगाइए, और य में भी अ लगाकर बोलकर देखिए क्या बनेगा। कार्य ये बन जाएगा। और हम बोलते क्या है? कार्य। कहने का मतलब का में अ आ गया और य में अ आ रहा है। छोटा सा एकदम कम, जिसकी मतलब उच्चारण बहुत विद इन सेकेंड का है, वह किसका है? र का है। ये ना प्रैक्टिस जब बोलते रहोगे तब आपको समझ में आएगा। एक दिन में बच्चा नहीं हो सकता। जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना कि अच्छा हम कम बोल कर देखिए, ज्यादा, हम कभी किसी स्वर से किसी भी व्यंजन से स्वर हटाकर देखिए, तुरंत उसको आप बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि स्वर का उच्चारण के व्यंजन का उच्चारण केवल स्वर की सहायता से हो सकता है। अगर उसमें स्वर नहीं है तो आप व्यंजन का उच्चारण कर ही नहीं पाओगे। तो यहाँ पर इस कार्य को सहायता यह दे रहा है। अब यहाँ पर इसका जब भी कभी किसी के सर पर, हमें बस ऐसे याद रखना है, जब भी किसी के सर पर र मिल जाए, किसी के सर पर ऐसे सींग टाइप मिल जाए ना, सर्प वाला ऐसे फन लगा के खड़ा हो, तो समझ लेना कि वहां उससे पहले आधा र है। क्या है? आधा र के नीचे हलंत। ये हलंत लगा हुआ रूप था। अब ये हल्का चिन्ह है, यहाँ पर हलंत नहीं है, क्या है? हल्का चिन्ह है, क्योंकि ये बीच में आ रहा है। तो ये ऐसे था। अब इसको देखो, आप कभी देखे हो ऐसा? नहीं देखे ना, इसीलिए नहीं देखे क्योंकि इसको बदल दिया गया। इसे बताया गया कि जो ये रूप है, इस रूप में र का जो रूप है, अगर हम ऐसा लिखेंगे तो ये संस्कृत का शब्द लगेगा, इसलिए इसका रूप परिवर्तन किया गया। अब जब हम छोटे थे, जब हम समझ रहे थे ना, तो मैंने ये ट्रिक बनाई थी अपने समझने के लिए। आज वही आपको बता रही हूँ, केवल समझने के लिए है बच्चा, कि ऐसे इसको समझ सकते हैं। अगर मुझे र को आधा लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगी? ऐसे ही लिखूंगी ना, ऐसे लिखूंगी ना बच्चा। तो क्या करा, इसी र ने अपना मुंह इस क से कहा चल मैं तुझसे नाराज हूं, मुंह घुमा लिया, और मुंह घुमा के किसके पास चला गया? ऐसे हुआ। और जैसे ही य के पास कहा कि य से उसने कहा भाई मुझे सहारा दे दे, मैं तो ऐसे लुढ़क के लटका बीच में पड़ा हूं, तो उसने सहारा मांगा किससे? य से। और कहाँ जाके लग गया? य के सर के ऊपर। तो यही आधार अपना रूप यहाँ जाके जुड़ जाता है। कहने का अर्थ, जब भी किसी के सर पर ऐसे
फन निकाल के कुछ लगा हो तो उसको समझ लेना कि उससे पहले आधा र है, आधा र है, और उसी को रेफ की मात्रा रेफ वाला रूप कहा जाता है, मात्रा नहीं कहा जाता। ऐसे ही धर्म में देखो तो ध क्या होगा, र आधा होगा और म पूरा होगा। ऐसे ही च में र आधा होगा और म पूरा होगा। इसे हम बोलते हैं रेफ वाला रूप। क्या बोलते हैं बच्चा, रेफ वाला रूप बोलते हैं जब सर के ऊपर हमें क्या मिल जाता है, र का रूप मिल जाता है, आधे र का रूप मिल जाता है। ठीक है बच्चा, समझ में आ गई बात, इतनी समझ में आई। अब जरा देखते हैं कि यहाँ इसको बोलते हैं रेफ को र का आधा रूप, र का आधा रूप कहा जाता है, आधा रूप कहा जाता है। ठीक है बच्चा, ये जान लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि जब भी हम ऐसा लिखते हैं तो र आधा और हमेशा अपने अगले पर जाकर लगता है। अब जरा आप लोग इससे बनने वाले शब्दों में कैसी गलतियां करते हैं जरा देखिए। जैसे मैंने बोला आशीर्वाद, आप लोग आशीर्वाद कई बार हम लोग शादी के कार्ड में भी ना ऐसा देख रहे होते हैं, हम लोग लिख भी करते हो और वर्तनी में भी इसको शुद्ध पढ़ रहे होते हैं। आशीर्वाद कभी ऐसा नहीं लिखा जाएगा। अगर ऐसा आशीर्वाद है जब यहाँ पर क्या है, नाग अपना क्या है, ऐसे फन निकाल कर बैठा है, इसका मतलब र कहाँ पर होगा, श से पहले होगा। जरा उसको लगाकर यहाँ पर लगा के देख लो जरा। अब इसे पढ़ो, ये क्या पढ़ा जाएगा, आशीर्वाद पढ़ा जाएगा, और हम बोलते क्या है, आशीर्वाद। तो इसके लिए र कहाँ पर आएगा, ये गलत हो जाएगा। कहाँ पर आएगा, द, तो यहाँ पर इसका मतलब र कहाँ जाएगा, व पे जाएगा, तब बन जाएगा आशीर्वाद। ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर जाएगा और तब बनेगा यह आशीर्वाद। तो जब भी आपको कंफ्यूजन हो आप शब्द को बोलिए और र को आधा लगा के लिख लीजिए। जैसे आपको लिखना हो पुनर्जन्म, आपको लिखना है, कोई कहे कि शुद्ध वर्तनी पुनर्जन्म की क्या होगी, आप मुंह से बोलिए पुनर्जन्म। ठीक है, मैंने बोला पुनर्जन्म, मैंने लिख लिया, क्या मुश्किल था। अब र हमने कहा, मैडम ने बताया था र हमेशा अपने अगले पर जाकर लगता है, लो जी मैंने लिख दिया पुनर्जन्म, ऐसे लिखा जाएगा। वहां शुद्ध वर्तनी में मैंने फटाफट से इसको टिक कर दिया, मुझे 1 नंबर मिल गया, ये हो जाएगा मेरा सही। अब अगर आप देखें पुनर्जन्म आप कैसे लिख रहे होते हैं, तो अगर आपको ये ना पता होता तो आप कैसे लिख रहे होते, ऐसे लिख रहे होते पुनर्जन्म, जो कि क्या हो जाता गलत, क्योंकि इसको तब पढ़ा जाता पुरंजन। क्या पढ़ा जाता, पुरंजन, तो ये हो जाता गलत। ऐसे ही एक जैसे देख लेते हैं पुनर्मुद्रण, तो पुनर्मुद्रण ऐसे लिख लिया हमने। अब यहाँ पर क्या होगा, र कहाँ जाएगा, म पे लगेगा, क्या मुश्किल है, मैडम ने बताया था अपने अगले पर जाकर जुड़ जाता है, शेषनाग की तरह जुड़ गए यहाँ पर और पुनर्मुद्रण बन गया। तो ऐसे आपकी वर्तनी शुद्ध हो जाएगी जब आपने एक बार कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया। याद रखना, रेफ का मतलब होता है र आधा है और र अपने अगले पर जाकर लगता है। क्लियर है, आ गई बात समझ में, इसे हम बोलते हैं रेफ वाला र। अब ऐसे ही इसका दूसरा रूप होता है पदेन वाला। पदेन मतलब होता है पैर, पद मतलब क्या होता है, पैर होता है। क्या होता है बच्चा, पैर होता है। तो जो पैरों में जुड़ा हो, जो पैरों में जुड़ा होता है उसे पदेन वाला र बोलते हैं। अब इसको कैसे समझेंगे जरा देखिए। जैसे आपको मिल जाता है ग्रह, चक्र, ठीक है, और आपने यहाँ पर लिख दिया क्रम, ये लिख दिया। अब जरा इसको समझिए कि यहाँ पर र आधा तो होगा नहीं, क्योंकि र आधा होता तो वही रेफ वाले में आ जाता, पदेन वाले की बनाने की जरूरत ही नहीं थी। जरा सब में जरा देखो र किस में नहीं है, मतलब किस में स्वर नहीं है। एक तो र का रूप है और एक ग है और एक ह है। अब सब में अ लगा के पढ़ो, क्या बन जाएगा, ग र ह, ग्रह। ये और हम बोलते क्या है, ग्रह। क्या बोलते हैं, ग्रह। इसका मतलब किसके अंदर, रह, र में भी अ आ रहा है और ह में भी आ रहा है। इसका मतलब किस में स्वर नहीं है, लग रहा है ग में नहीं लग रहा। कहने का मतलब ग आधा है आपका और र और अ। अब आपके दिमाग में अब भी सोच रहे कि मैडम ने अभी बताया कि पाई जिसके पास है, मतलब जिसके पास पैर है, उसको आधा लिखा जा सकता है, तो ग्रह को आप ऐसे लिख देते। क्या जरूरत थी ऐसे लिखने की, आप ग्रह ऐसे लिख दे, लिखा जा सकता था ना, क्योंकि आपने तो अभी कॉन्सेप्ट में बताया, बिल्कुल सही कहा, ग्रह को हम ऐसे लिख देते। लेकिन जरा देखो, यदि मेरे पास सहारा नहीं है, यदि मैं पैरों से अपाहिज हूं, तो क्या मैं किसी अपाहिज को सहायता दे सकती हूँ, नहीं दे पाऊंगी। मुझे खुद सहारे की जरूरत है, तो मैं किसी को क्या सहारा दूंगी, तो मुझे सहारा लेने के लिए मुझे किसी को सहारा देना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पर र के पास खुद नहीं है, क्या
पैर नहीं है, र के पास खुद पैर नहीं है, इसलिए र क्या कहता है, अच्छा भाई एक काम करते हैं, हम बलिदान दे देते हैं, ऐसा करते हैं हम अपना स्वर तुमको दे देते हैं, तुम पूरा हो जाओ और हम तुम्हारे पैर में आकर क्या तुम्हारी दासी बनकर रह जाएंगे। तो भाई अब उसने कहा कि अब तुम जब तुम्हारे को अपना हम स्वर दे देंगे, जब बोलने के लिए नहीं लिखने के लिए, बोलने में तो र के पास ही अपना स्वर रहेगा, उसका कॉपीराइट र ने लिया है, लेकिन कॉपीराइट लिखने में किसके पास चला गया, ग के पास चला गया। तो ग ने कहा ठीक है चलो हम मान गए। तो र ने क्या कहा कि चल तुझे पूरा करते हैं, ग को पूरा करा और अब कहा अब मैं तो आधा रह गया, लेकिन आधा रूप तो सर पर जाकर जुड़ता है, ये वाला आधा रूप होता तो आधा वाला रूप तो पहले यूज हो गया, तो बचा क्या था, यही बचा था। तो इसने क्या कहा कि भाई चल अपना डायरेक्शन चेंज कर, ये ऐसे लगता था, ये डायरेक्शन बदला और यहाँ पर आकर बढ़ गया, यहाँ लग गया, इसमें ऐसे ये बन गया ग्रह। तो यहाँ पर जब भी ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, जब भी किसी के पैरों में र मिल जाए तो समझना र खुद पूरा है और जिसके पैरों में लगा है वह अक्षर आधा है। कहने का मतलब यहाँ पर ग आधा था और र पूरा था, इसीलिए ग्रह बना। ऐसे ही कर्म बना, कर्म में क्या होगा, का आधा होगा, र पूरा होगा और म पूरा होगा, ऐसे बन गया क्रम। ऐसे ही बन जाएगा चक्र। तो यहाँ पर र ने क्या करा, बलिदान दिया और उसके पैरों में जाकर जुड़ गया और इसी को कहा गया पदेन वाला रूप। क्या कहा गया, पदेन वाला रूप। एक आधा रूप होगा जो सर पर जाकर लगेगा अपने अगले पर, और जब पूरा होगा, देखो आप 11 ऐसे लिख सकते हो, देखो आप 11 ऐसे लिख सकते हो, लेकिन ग्रह ऐसा नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, जरा देखो, ग्रह 11 ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इस ग के पास पाई वाला अक्षर है सहारा देने के लिए, इसलिए 11 ऐसे लिखा जा सकता है, पर ग्रह ऐसे कभी नहीं लिखा जा सकता। तब वहां पर र क्या करता है, बलिदान देता है, उसको पूरा करता है लिखने में और उसके पैरों में जाकर जुड़ जाता है। बात समझ में आई? समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में बताना कि मैडम समझ में आया, और अगर कोई चीज ना समझ में आए ना, डाउट रह जाए, आप बेझिझक आराम से कमेंट में लिखना, मैं उसको बच्चा जरूर समझाऊंगी। जरा बस बता देना कि समझ में आया कि नहीं आया। अब इसी पदेन का एक और रूप होता है, इसी पदेन का एक और रूप होता है जिसे बाद में बनाया गया, जैसे ट्रक, ड्रम। अब ये वाला कौन सा रूप है ना, ये भी तो समझना होगा, ये क्या, इसे क्या कहा जाता है। तो जरा आज भी इसको ढंग से देख लेते हैं कि क्या है ये। देखो अब यहाँ पर क्या कहा गया, ट्रक जब पदेन में है, पैर वाला है, पैर में जुड़ा है किसी के, तो इसका मतलब वह अक्षर खुद क्या होगा। अगर इन सबको पूरा करके लिखे, सब में स्वर लगा के बोले तो क्या बनेगा, ट र क, टरक, और हम बोलते क्या है, ट्रक। इसका मतलब रक, र में अ है और क में भी अ है, किस में अ नहीं लगा हुआ है, ट में नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब ट आधा है और र पूरा है और क भी पूरा है। तो इस हलंत को हटाने के लिए फिर र ने क्या कहा कि भैया अगर मैं तुम्हारे साथ क्या होगा, यही वाला रूप है, इसको पूरा करता है, इसको पूरा करने के लिए र का बलिदान ऐसे ही आता है ना, तो क्या करता है, ये वाला पहले से होता है, वो यहाँ आकर जुड़ जाता है, यही वाला और यहाँ पर लग जाता है। तो जितने आप कहोगे ऐसे लगने की क्या जरूरत थी, इसके लगने के पीछे बच्चा कारण इसलिए था क्योंकि जितने भी घुमावदार वाले शब्द हैं, जितने भी घुमाव, ये जो गोलाकार घूम कर आते हैं, जैसे ट हो गया, ड हो गया या ढ हो गया, जितने भी घुमावदार वाले होंगे, ऐसे घुमावदार वाले होंगे, उनके साथ र का रूप ऐसा लगेगा, ऐसे वाला लगेगा, एक तो आधा और उसके साथ क्या, र का रूप लग जाएगा। तो यह 3 रूप थे, हालांकि 2 ही होते हैं, एक होता है रेफ वाला रूप और एक होता है पदेन वाला रूप। पदेन वाला हम कहते हैं जो पैरों में लगता है, जिसमें र खुद पूरा होता है और जिसके पैरों पर जाकर जुड़ता है वह अक्षर, वह वर्ण खुद आधा होता है। और यदि यही बात करें रेफ की, तो रेफ क्या होता है, आधा अक्षर होता है और हमेशा आधा र होता है और वो हमेशा अपने अगले पर जाकर जुड़ता है। तो जब भी हमारा शुद्ध वर्तनी का शब्द पूछा जाए, उसे बोलकर, लिख कर, पूरा खोल के लिख कर, हलंत लगाकर लिख लो, और जब भी वह लिखोगे तो आपको पता ही होगा आधा र कहाँ लगेगा, अपने अगले पर लगा दोगे, आपकी वर्तनी कभी गलत नहीं होगी। आप इससे नए नए शब्द बनाकर देखना, गलत हो तो मेरे पास आना, मैडम बताओ इसका क्या होगा, मैं आपको बताऊंगी। तो ये र के रूप थे। और री में अंतर क्या है, री की मात्रा होती है, र की कोई मात्रा नहीं होता, क्योंकि अगर र की मात्रा होती तो ऐसे ट की भी मात्रा बनाई जाती, ड की भी मात्रा बनाई जाती, ढ
की भी मात्रा बनाई जाती, और ऐसे सबकी मात्राएं बन जाती तो लिखने के लिए सिर्फ मात्राएं रह जाती और कुछ अक्षर बचता नहीं। इसीलिए केवल मात्रा सिर्फ और सिर्फ स्वर की बनाई गई, व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती है। तो यदि अब आपसे कोई पूछ लिया जाए इन सभी रूपों को क्या कहते हैं, जैसे ये सब लिखे गए हैं, तो इन सभी रूपों को कहा जाता है क्या बच्चा? इन सभी रूपों को कहा जाता है र का रूप। र का रूप, री की मात्रा होती है और र का रूप होता है, तो इसीलिए र बोला जाता है। ग्रह बोलते हैं तो र आता है, और गृह में बोलते हैं तो री आती है। आ गई बात समझ में? तो ये आपको कहाँ काम आएगा? एक तो आपकी शुद्ध वर्तनी में आएगा। वर्ण विन्यास यदि करने को दे दिया जाए, मतलब वर्णों को तोड़ कर लिखने के लिए, मैं उसके ऊपर भी कल परसों में क्लास लेकर आऊंगी, वह भी आपको सिखाऊंगी कि वर्ण विन्यास किया कैसे जाता है। ठीक है बच्चा, तो अभी तक के लिए यहीं रुकेंगे। अगर आपको समझ में आया है तो आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जी मैम हमको बहुत अच्छा लगा, समझ में आया, और यदि कोई डाउट हो तो वह भी आप लिख कर बताइएगा, मैं उसको ज़रूर दूर करने की कोशिश करूंगी। क्लियर है बच्चा? तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए, पढ़ लिख कर कुछ बन जाइए। चलिए मिलते हैं हम अपनी क्लास में।